next let's start with the topic sound. Okay, here we will be discussing how is the sound produced. How does it travel? How do we hear sound, etc. Or why are some sounds louder than the other sounds, or किसी की आवाज़ है it has of better quality than other sounds. So we'll be discussing these things in detail here in this chapter. Okay, now the first question is, how is the sound produced? देखो, इस चैप्टर से आपको CDS में और NDA में दोनों में क्वेश्चन आएंगे पक्का। वन क्वेश्चन एटलीस्ट। आप कोई भी अपना प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको साउंड में से मिलेगा। ओके, नाउ हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस्ड? एनीवन? Vibration of air molecules. ड्यू टू वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। व्हेन यू ट्राई टू स्पीक एंड पुट योर फिंगर्स हियर ऑन योर लैरिंक्स, when you try to speak you will feel vibrations here. Due to these vibrations we produce sound. तो जहाँ पे भी वाइब्रेशन होएगा वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होएगा, वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। क्लियर? और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं वो भी इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें वाइब्रेशन होती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जितने, उनकी जो वाइब्रेशन है उसको लिमिट किया जाता है। जैसे वो सेटिंग करते हैं ना पहले किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की, वो वाइब्रेशंस की सेटिंग करते हैं कि उन्होंने उसका एम्पलीट्यूड क्या रखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, नोट, टोन, दीज ऑल थिंग्स दे मैच। ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है? We have two vocal cords. And these two vocal cords are automatically adjusted in such a way that it leaves a narrow slit. Suppose ऐसे cords होंगे, इनके बीच में एक narrow slit होगी। So when we force air through this slit, it vibrates. जो vocal cord है वो vibrate करेंगे। When we force air through it, lungs से जो air आती है, when we force through this slit, it vibrates, producing sound. Producing sound. Clear? और इस Hello sir. Good morning. So I dozed off. 10 o'clock तैयार था, फिर मैसेज आया तो I lied down, मैं सो गया था। Okay, no problem. Today it's a rainy day, so it's an excuse for all of you. Don't worry. It is called larynx or voice box.
Now our voice depends upon the size of this slit. For males, the size is 20 mm. For females, and children, it is 15 mm. और चिल्ड्रन में इससे भी लेस हो सकता है. सर 15 से 20 mm में जो चेंज आता है वो कौन से एज में आता है? सॉरी, तो 15 mm जो होता है सर लेंथ, वो 20 mm में जो कन्वर्ट होता है सर, वो कौन से एज में आ जाता है सर लड़कों में? ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये ऐसा फिनोमिना है, इट डिपेंड्स, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. कईयों में ये चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं सपोज व्हेन यू टर्न टू 14 15. कईयों में ये 12 की एज में भी आ जाता है. देयर आर मेनी बॉडी पार्ट्स विच चेंज एट दिस टाइम. Clear? So it depends, it varies person to person. There are many body parts which take place during this. एकदम से वॉइस में चेंज आएगा. There is one of my neighbor, वो लड़का ही turned 18, उसके बाद उसमें चेंज आया. So आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, सपोज किसी में 14 में आ जाता है, किसी में 13 में भी आ जाता है, किसी में 15 में आता है. So it varies, वो वेरी करता है. ठीक है. सडनली क्या होता है, यू सी चिल्ड्रन, उनके जो ये फॉर मेल स्पेशली दिस वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल जिसे बोलते हैं आप, ये एकदम से व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो उनमें विजिबल चेंज आपको दिखाई देगा. एकदम एकदम आवाज़ भारी हो जाती है, वो चेंजेस तब आते हैं. क्लियर? और जनरली मेल्स में क्या होता है कि हमें जो बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ का देयर इज अ सेंस ऑफ फोबिया आल्सो, कि उनको एकदम से लगता है कि उनका गला फट गया. वो ऐसे कैसे हो गया, आवाज़ एकदम चेंज होती है. विद इन 2-3 days देयर इज अ सडन चेंज. इट वेरीज. ठीक है. जो हमारा वॉइस बॉक्स है, इट वर्क्स लाइक अ फ्लूट. फ्लूट देखा है ना आपने, उसमें वो नैरो स्लिट्स होती हैं. व्हेन यू फोर्स एयर थ्रू इट, इट प्रोड्यूसेस साउंड. वैसे ही होता है सेम, हमारा भी यही फंक्शन होता है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कि हाउ डज द साउंड ट्रेवल. ट्रेवल कैसे करती है साउंड? एयर, मीडियम एयर, मीडियम में. ओके. ओके, और कुछ? सर इन इसमें एक वेव्स, पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है जिससे प्रोपोगेट होती रहती है. यस. क्या होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करती है कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज, तो वो क्या करते हैं, उसके जो अराउंड का जो मीडियम है, सपोज लेट्स से एयर, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट होएगी. उसके साइड के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे. इफ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो ये क्या करेंगे, इनके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं इनको भी मोशन में सेट कर देंगे, इनमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट होएगी. एंड सो ऑन इट कॉन्टिन्यूस. और जब ये वाइब्रेशन बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, तब वहां तक हमारी वॉइस पहुंचेगी लास्ट. दैट वुड बी द लास्ट स्टेज. क्लियर? सो
ऐसे एक साउंड वेव ट्रेवल करती है। सेटिंग द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन, they start vibrating, and so on they pass the energy to next particles, their immediate, and so on it continues till it dies down. This is how the sound travels. Clear? इसमें किसी को डाउट पे? क्लियर है ना? सिंपल है, ये साइड वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेशन पे, उसके बाद एंड सो ऑन. Those waves which require a medium to travel are known as, कौन सी वेव्स बोलते हैं इन्हें? यस, मैकेनिकल वेव्स. और जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. they can travel in medium, they can travel anywhere, पर उनको कोई, there is no requirement of medium to travel. Clear? Clear this thing? मैकेनिकल के बाद में कौन सी वेव्स बताई है आपने? EM waves. Electromagnetic waves. Okay, sir. Okay. जो भी वाइब्रेशन होती है, a vibrating body moves forward and backward. वाइब्रेशन ऐसी होती है ना, या तो वो ऐसे वाइब्रेट करेगी, या ऐसे वाइब्रेट करेगी, बट वो क्या है, वो तो यही रहे, मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. क्लियर? ऐसे ही होता है. So when it moves forward, it pushes and compresses the particles in front of it, creating a region of high pressure. Now see here, suppose यहाँ पे कोई air particles थे, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेशन कर रही है, उसने पहले फॉरवर्ड पुश किया, फॉरवर्ड पुश करने पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई होते ही ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे लाइक दिस. और हम प्रेशर किसे बोलते हैं, जहाँ पे फोर्स लगेगी, एरिया. अब इसने क्या किया, इनका एरिया क्या कर दिया, लेस, डिक्रीज कर दिया, फोर्स लगा के, तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो ये वाला जो रीजन होएगा, ये कौन सा रीजन क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर. दिस द रीजन ऑफ हाई प्रेशर. उसके बाद क्या होएगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा. क्लियर? अब देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे देयर वर अ फ्यू पार्टिकल्स, मैंने इन पार्टिकल्स को आगे पुश कर दिया,
सपोज इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो पीछे बचेगा, सपोज ये पार्टिकल्स मूव होके आगे चले गए, तो ये जो पीछे रीजन बचेगा ये कौन सा रीजन बच जाएगा? लो प्रेशर। क्लियर? अगर किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक बॉक्स के हाफ पार्ट में देयर वर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपने क्या किया, वो उन पार्टिकल्स को एक हाफ में इकट्ठा कर दिया, तो जिस हाफ से आपने उनको पुश किया और फिर आपने क्या किया, वो पिस्टन वापस मूव कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के लिए वहां पे क्या रहेगा? लो प्रेशर रहेगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक हो गया आपके पास हाई प्रेशर, और उसके साथ में एक रीजन आपके पास क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर का। अब जो ये हाई प्रेशर वाले ये फॉरवर्ड फिर से पुश करेंगे, ये पुश करेंगे, आगे एक हाई प्रेशर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कैसे क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे? हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो ये कुछ इस टाइप की वेव बनाएगा। क्लियर? जो हाई प्रेशर वाला एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। एंड द लो प्रेशर इज रेफ्रैक्शन। रेयरफैक्शंस। और इनको क्रेस्ट और ट्रप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? तो आपसे कोई पूछता है कि साउंड वेव्स का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? साइन वेव, यू कैन सी साइन का भी ऐसा ही होता है ग्राफ। Clear? Anyone, any doubt in this? Please. Any doubt? Yes, Siddhant? No, sir. Okay, next is longitudinal waves. Yes, longitudinal waves कौन से होते हैं? Anyone? सर जो दूर तक जा सकते हैं। दूर तक जा सकती हैं। नहीं, तरीका कुछ लिखने का। ये भी डेफिनेशन नहीं है जो आपने भेजी अर्जुन। नहीं मुझे उसको लिखना आता है थोड़ा बहुत है। Yes, anyone? So when two waves are superimposed to each other. Sorry? When the two waves superimpose each other. No, no, no. उसको longitudinal थोड़ी बोलते हैं। Waves उसमें that interference travel होता है। horizontally. Sorry? Waves that travel horizontally, like they travel across rather than vertically. Yes. The waves जो horizontally travel करते हैं, बट इसमें जो इनका मेन पॉइंट है वो क्या है कि सपोज किसी भी वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये, this is the direction of propagation of waves.
और इनकी वाइब्रेशन कैसे हो रही है या ऑसिलेशन जिसे आप बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये पैरेलल हो सकती है और परपेंडिकुलर हो सकती है। कि सपोज वेव्स की डायरेक्शन इस साइड है और वेव्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही हैं, और क्या हो सकता है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही हैं और डायरेक्शन भी यही है। इस पे डिपेंड करता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होएंगी या ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये बताओ साउंड वेव्स में कैसे होता है वाइब्रेशन? क्लियर? ये चीज आपको क्लियर है ना कि ऑसिलेशन किस साइड में हो रही है? सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो दोज वेव्स which have parallel oscillations to the direction of propagation. Suppose this is the direction of propagation और वो oscillation भी इसी direction में कर रहे हैं parallel to it, in the direction of propagation. Then these waves are known as longitudinal waves. Clear? Anyone any doubt in this? इसकी example? हाँ सर। सर Sound जो wave? पैरेलल ऑसिलेट करती हैं वही ना? हाँ पैरेलल ऑसिलेट कर रही है। साउंड वेव्स, और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसमें ये नहीं होता कि पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ट्रांसफर एनर्जी। They simply oscillate back and forth about their mean positions. ऐसा नहीं होता कि सपोज आपके जो पास वाला साउंड है, जो पार्टिकल्स हैं सपोज इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, वो पार्टिकल्स दे विल एक्चुअली ट्रेवल टू द लिसनर। ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो सिंपली एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे आगे, और ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती होती आगे तक पहुंचेगी। दैट इज हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन दीज वेव्स। लाइक साउंड वेव्स में क्या होता है, द सेम थिंग। क्लियर? इसमें यही होता है ना कि सिंपली जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं बस, और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, वेव निकल जाता है। आगे जाएंगे, एनर्जी को इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर देंगे, सिंपली ये आगे ट्रांसफर कर देंगे एंड सो ऑन, इट विल गो ऑन। क्लियर? एनीवन एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट इज सर एक बार ओवरव्यू ले लें। सॉरी, एक बार सर वहां से वो जो आपने लॉन्गिट्यूडनल शो किया। क्लियर नहीं हुआ मेरे को, क्या बोला आपने, बीच में नोटिफिकेशन आ। सर एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव शुरू हुआ था ना, हाँ वहां से ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। ओके।
सर अभी हम जब बात करते हैं तो हमारी आवाज चारों तरफ मतलब जाती है ना, इन ऑल डायरेक्शन, तो वो कैसे ट्रैवल करती है इन ऑल डायरेक्शंस? इन ऑल द डायरेक्शंस पे होगा ना। आप देखो, आपने सपोज बोलना स्टार्ट किया तो आपके अराउंड अराउंड हर कहीं पे जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। वो तो हर कहीं आएंगे ना वाइब्रेशंस में, तभी ट्रैवल होएगी। वो वाइब्रेशन में जैसे आएंगे वहीं से वो मेन पोजीशन उनकी हिल जाएगी, और जिस मेन पोजीशन में वो स्टार्ट करेंगे वाइब्रेट करना, उस मेन डायरेक्शन में वो ट्रांसफर करेंगे। आपके सामने वाले सामने की तरफ करेंगे, साइड वाले साइड की तरफ करेंगे। सर हाँ तो फिर तो बोल सकते हो बीच में आपकी आवाज मतलब बहुत क्रैक हो गई थी। अब ये देखो ना, आपने सपोज बोलना स्टार्ट किया, अभी आपके बोलते ही क्या हुआ कि द पार्टिकल्स विच आर अराउंड यू इन ऑल द डायरेक्शन they will start vibrating, their main positions will be disturbed, because sound is what it is, an energy, a form of energy। तो आपने जैसी एनर्जी सप्लाई करी उनकी मेन पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सपोज उनकी मेन पोजीशन डिस्टर्ब होगी, they will simply disturb the main position of other particles also। so suppose जो आपके सामने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी मेन पोजीशन डिस्टर्ब हुई है, तो वो आपकी जो साउंड ऑफ प्रोपगेशन होएगा वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। For other particles, suppose with something on your right, तो राइट वाले का क्या होगा, राइट वाली साइड में चला जाएगा, लेफ्ट वाले का लेफ्ट साइड में। जो आपके सामने नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। Got my point? हाँ सर, थैंक यू। And yes, if you direct your energy in one direction, suppose you fix a pipe on your mouth, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ उसने क्या किया, तो पूरी एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, तो वहाँ पे जो मेन पोजीशन में डिस्टर्बेंस होगी, फिर दूसरी साइड में आपकी देखना वॉइस बिल्कुल नहीं जाएगी या वेरी नेग्लिजिबल। हाँ क्लियर? आपने लाउड हेलर्स देखे होंगे ना, वो इस टाइप के शेप वाले होते हैं। मेनली इलेक्शंस में यूज होते हैं। हाँ हाँ, तो उनकी डायरेक्शन का देखो, उनकी डायरेक्शन फिक्स करी जाती है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में निकलेगी साउंड। तो वो सपोज यू आर फ्रॉम अ सिटी, विलेज में क्या होता है, बीच में एक मंदिर होता है या गुरुद्वारा होता है, उसमें ये वाले लाउड हेलर्स फिक्स किए होते हैं, वो चारों डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे एक ही जगह पे लगाए हुए। तो यहाँ पे भी लगा है, जो मॉस्क है ना, यहाँ पे मॉस्क है ना, हाँ, वहाँ पे वो लोग जब रात को उनका होता है नमाज है जो, जब तभी वो लोग स्पीकर्स पर लगा के वो चालू कर देते हैं। तो वो देखा है मैंने। ये जो हर एक डायरेक्शन में इसीलिए इसकी सप्लाई इसको लगाया जाता है, सो दैट जो इसकी वॉइस है वो चारों तरफ जाए। अगर सपोज इन्होंने ये वाले 3 हटा दिए, एक ही साइड में रखा, तो जो पूरी की पूरी वॉइस है वो एक ही साइड में जाती है। इट हैपन्स व्हेन इनमें से एक खराब हो जाए, तो एक साइड में आपको आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी गाँव के, बिकॉज उनके जो डायरेक्शन है उन्होंने वो क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। क्लियर? यस हरीश, हो गया नोट? यस सर। Okay, next is transverse waves. इसमें देखो क्या था, पैरेलल ऑसिलेशंस था। इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर? इनका वाइब्रेशन ऐसे होएगा परपेंडिकुलर इसके। और साउंड वेव्स में कैसे हो रहा था, लाइक दिस।
इसमें क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर? इसकी एग्जांपल है लाइट वेव्स। अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब लाइट वेव्स हमें एनर्जी कैसे ट्रांसफर करता है? लाइट वेव्स, जब वेव्स क्या होता है एक्चुअली में हमारे तक आती है, जो एनर्जी है वो हमारे तक पहुंचती है, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे तक सप्लाई होते हैं। क्लियर? सर लाइट वेव्स कौन सी सर? सॉरी सर लाइट वेव्स कौन सी लाइट वेव्स मीनिंग? सर मतलब लाइट वेव्स क्या होता है? जिससे ये लाइट नहीं आती हमें, हम जिससे देखते जो हैं। नॉर्मल लाइट। ओके ओके। यस, नॉर्मल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are also transverse waves. Clear? Next is some characteristics of sound waves. ओके, इससे पहले देखते हैं हमें कोई क्वेश्चन मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 and question number 5. And 6 also. सर 5 का ब्रावो। नो। तो फोर्थ का ब्रेवो। फोर्थ का ओके, लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, फोर्थ का क्या है अभिनव? 100। यस, करेक्ट। सर फिफ्थ का डी। फिफ्थ का ए। फिफ्थ का बता रहे हो आप? फिफ्थ का बी। ए सर। डी।
ब्रेवो। D. Fifth is Charlie. So can you explain fifth? Yes, Can you explain fifth? yes, I will. Sixth करो, fourth करो, then I'll सर explain. 6th के ऑप्शन दिखा दो सर। ये रहे options. सर फिफ्थ का चार्ली है या डेल्टा, इसमें कंफ्यूजन है। Sorry. फिफ्थ क्वेश्चन में हम्म। मुझे चार्ली और डेल्टा मतलब ये आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। चार्ली और डेल्टा। हाँ Sixth का A. This is A, correct. एक्चुअली में यहाँ पे एक चीज मिसप्रिंट है। बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसके बाद देखो शायद आपसे हो जाए। 6 का A आ गया। अब देखो, अब ट्राई करो फिर से। जी फोर्थ हो गया सबका? किसी का फोर्थ नहीं हुआ प्लीज? सर मेरा नहीं हुआ सर फोर्थ। मेरा नहीं हुआ सर। मेरा भी नहीं हुआ। G is equal to सर ए होगा फिफ्थ का। Gm over R square. This is for Earth. ठीक है। अब इसने क्या दिया हुआ है, मून का जो एक तो रेडियस इसने दे दिया 1/4 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अगर हम मून के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, G/6 ग्रेविटी बाई 6 हो गई इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा G। अब ये मास ऑफ अर्थ था, मास ऑफ मून हम लेट कर लेते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाई इसका रेडियस r है। इसका रेडियस कितना दिया है इसने, 1/4 मीन्स रेडियस इज r/4। अब देखो G की वैल्यू आपको गिवन है। G की वैल्यू क्या है, G ओवर Gm ओवर R स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाई 6 था वो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई होके इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया आपने, क्या आ गया Gm इंटू 16 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, G से G कैंसिल, m बाई m कितना आ गया 96। इट इज अराउंड 100। क्लियर हो गया सिद्धांत? यस सर। ओके नाउ फिफ्थ। जरा फिफ्थ का क्वेश्चन जरा सर ए समझाना प्लीज। फिफ्थ इज C। हाउ सर? द फिफ्थ का इन पे ज्यादा बिलीव भी मत करना, मैं गलत आंसर भी बता सकता हूँ। सर ये होना चाहिए वैसे। A sir. ओके क्या आंसर आ रहा है अर्जुन? मुझे जब आर मूविंग था तो मुझे चार्ली या फिर डेल्टा आया था। अभी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में मुझे कुछ आ रहा ही नहीं है समझ में, क्या करना है। चार्ली आ रहा है आपका? जब वो मूविंग में, जब आपने क्वेश्चन चेंज नहीं किया
तभी आ रहा था, अभी क्वेश्चन चेंज किया तो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सॉल्व करना है कैसे। ओके, और किसी का कोई आंसर आया हो? इनर्शिया कॉन्सेप्ट का आपका ठीक है। इनर्शिया कॉन्सेप्ट में एक चीज यहाँ पे और भी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल हियर। इनर्शिया इज ओके, इनर्शिया जब वो मूवमेंट में है दैट इज फाइन, बट काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो मैटर्स बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मोमेंटम, और काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के साथ लिंक्ड है तो यहाँ पे फोर्स से ज़्यादा, इनर्शिया से ज़्यादा इसका रोल भी होएगा बिकॉज बैलेंस भी होएगा ना। सर काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटीज पे ही डिपेंड करेगी ना? हाँ, मास पे भी तो डिपेंड करती है। Okay, see, we know v square minus u square is equal to 2as. u इसने कितना दे दिया 0, so v square is equal to 2as. यही हुआ। हाँ जी, यही हुआ ना। यस सर। मैंने लिख दिया v स्क्वायर ओवर 2a इज इक्वल टू s, लिख सकते हैं इसे। यस सर। मैंने क्या किया, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। मास, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन गया, mv स्क्वायर। हमें पता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर ओवर ma इज इक्वल टू s। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, फोर्स गिवन है ना, फोर्स। और एक चीज इसने गिवन है, इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, इट मींस मास into acceleration is equal to force, mass of b into acceleration is equal to also force. Similarly, equal kinetic energy, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये चीज तो इसने कांस्टेंट ही गिवन है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, फोर्स अपॉन, अगर मैं इसको लिखूं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ही आ रहा है, तो कांस्टेंट आ क्या रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट सर दोनों का मास तो अलग अलग था ना, जब हमने m मल्टीप्लाई किया तो मास तो दोनों का अलग अलग था ना। हाँ, अलग अलग ही लिया था हमने, ये देखो इधर दोनों का डिफरेंट लिया, बट फोर्स तो क्या है, सेम है। क्यों सर, अगर a का मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा नहीं अप्लाई करेगा ये? अरे उसने दे दिया ना फोर्स सेम है, मैंने अपनी तरफ से ज्यादा नहीं लिया। इसका इस गिवन है इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, उसने बोला इक्वल फोर्स अप्लाई करते हो तो। गॉट माय पॉइंट। इसका गिवन है, ये चीज इसने दे रखी है।
अब ये तो ऑब्जेक्ट की फोर्स है जिसकी आप बात कर रहे हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। यस, इसने बोल दिया इक्वल अप्लाई करते तो क्या होगा? इक्वल अप्लाई करनी है। तो सर ए जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी फोर्स ज्यादा होगी तो वो आगे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट बी है उसकी फोर्स कम होगी तो वो ए के कंपैरिजन में पीछे रहेगा। अरे तो काइनेटिक एनर्जी भी तो सेम है। ओके सर, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि एक बात बताओ कि सपोज किसी के ऊपर हमने एक तो जो ऑब्जेक्ट चल रही है 60 की स्पीड से, सपोज आप बाइक पे जा रहे हो, ठीक है? ठीक है सर। आप बाइक पे जा रहे हो 20 की स्पीड से और मैं जा रहा हूँ बाइसिकल पे, मैं जा रहा हूँ 60 की स्पीड से। ठीक है सर। और दोनों ने फोर्स अप्लाई करनी है, इक्वल फोर्स अप्लाई करनी है। तो नेचुरली जो आपकी बाइक रुकेगी और मेरी वाली बाइक रुकेगी, अब तो सेम हो गया ना, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी मैंने बोल दिया कि सेम है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये रोल प्ले होता है। सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होके जो एनर्जी उसके पास होती है अपनी। ठीक है सर, एनर्जी ऑफ मोशन। ठीक है सर। बिकॉज मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये डायरेक्टली मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इसको एक और वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट माय पॉइंट? यस सर, इनका काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और जो फोर्स लगाई है वो भी सेम है, तो एक ही जगह पे रुकेंगे। अगर सर काइनेटिक एनर्जी ए का ज्यादा होता तो फिर वो आगे रुकता। हाँ, फिर वो आगे जाता अगर गिवन ना हो। सर आप समझ गया, आ गया सर समझ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। So option C. Same on both planets. Charlie. सर सी। रेडियस डबल था, ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये दोनों क्या कर देंगे? काउंटर कर देंगे। उनका क्या रहेगा? सेम। ग्रेविटी इज अगेन इक्वल टू जी एम बाय आर वाला, आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा। जी हुआ है सॉल्व? यस हरीश? सर हो गया? यस सर। हाँ जी, किसी का नहीं हुआ हो? सिद्धांत? सर ये आधे में मतलब गिव अप कर दिया सर, नहीं हो पाया। सॉरी सर, आधा करके सर उसके बाद फिर आगे सॉल्व नहीं हुआ सर। आधा क्या हो गया फिर इसका? सर मतलब वो फॉर्मूला में सर क्या सर समझ नहीं आया सर, एक बार दिखा दो सर करके। ओके, ये देखो इसने क्या दिया, प्लेनेट ए हैज डबल द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। हम लेट कर लेते हैं कि प्लेनेट बी का रेडियस आर है, बी का, तो ए का कितना है? इससे डबल है, मींस कितना हो जाएगा? 2r। और क्या बोला इसने? मास ऑफ प्लेनेट ए इज 4 टाइम्स। बी का मास लेट कर लेते हैं m, तो इसका मास कितना दिया हुआ इसने? बी का 4 टाइम्स, 4m हो जाएगा।
तो ये बताओ जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी को मेजर करना है हमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ग्रेविटी किसके इक्वल है? सॉरी ये तो लगानी नहीं, ग्रेविटी निकालो सबसे पहले। ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जी की ग्रेविटी कितनी है? ओवर आर स्क्वायर। यस और ए की 4m जी इंटू 4m 4r स्क्वायर। ओके कैंसिल। तो ये भी कितना आ गया? जी जी दोनों क्या हो गए? सेम। ओके ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी दोनों की सेम है, मास किसका ज्यादा है? सर ए का ज्यादा है ना? यस सर। ए का ज्यादा है तो हेवियर ऑन प्लेनेट ए। ओके हमें क्या करना है? ठीक है ओके, कोई इसका एक के मास का कोई मैटर नहीं करता। ग्रेविटी सेम है तो ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा। दोनों प्लैनेट्स पे ग्रेविटी सेम है तो उसकी क्या होगी? वेट भी दोनों का सेम हो जाएगा। ओके सर। यस सिद्धांत? यस सर, यस सर। ओके ओके, एक दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक करते हैं आज। सर इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सी था क्या? देखा निकल देखेंगे कोई ना। ओके सर। Okay, let's say this is a sound. Okay, amplitude क्या होता है किसी भी? Maximum displacement from mean position. Sorry? Maximum displacement from mean position. Yes, maximum displacement from mean position. तो इसका देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? या तो ये या ये। क्लियर? यही है ना दोनों? एक्चुअली में क्या इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। जी यही होएगा या कुछ और होएगा? यस सर यही होगा। यस क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। Yes, what will be the frequency? Frequency का मीनिंग क्या है? Number of oscillations per second. Number of oscillations per second. Number of oscillations per second, और इसको हम बोलते हैं कि how frequently an event is occurring. It means कि ये क्या होगा? 1/t पर सेकेंड। इसकी SI यूनिट हर्ट्ज। अब हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड का मीनिंग क्या है? पूरी ऑसिलेशन हम किसे बोलेंगे? दिस विल बी द वन ऑसिलेशन। यहां तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। ये इतनी कितनी ऑसिलेशंस कर सकता है एक सेकंड में?
is called frequency. This is called frequency. Time taken, The time required to complete one vibration. sorry, The time required to complete one vibration or oscillation. time taken by one oscillation. By a particle to complete one vibration. Sorry, time taken by two consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point. और आपकी बात भी सही है कि जितना टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगता है उसको भी आप टाइम टेकन बोलते हो। या आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, कितनी देर में ये पूरा वाइब्रेशन इसको क्रॉस कर जाएगा, उसको भी टाइम टेकन बोलते हैं। इट इज बेसिकली इनवर्स टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/2। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? Seconds. सेकंड। सर क्या लिखा है आपने? R is equal to 1/t? नहीं आर नहीं है, इसको बोलते हैं न्यू। Okay everyone, now the rest we will complete in our next lecture। इस टाइम ये इसका साउंड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर ये लैम्डा कौन सा? ये आर है क्या? ये आर इक्वल टू, ये न्यू है, न्यू वी लिख लो यार आप। वी को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट किया है, ये मेरे से ज्यादा हो गया बस। ये साइन। यस सर। ये होता क्या है ये? सॉरी, ये होता क्या है ये? न्यू यार रिप्रेजेंट करने का होता है वो। अपने स्पेशल साइंस होते हैं कीबोर्ड में होता है, वैसे इसमें ये ग्रीक वर्ड है वैसे। इट इज टू रिप्रेजेंट दिस फ्रीक्वेंसी। टी क्या होता है? लव, व्हाट इज टी? हाउ विल यू डिफाइन दिस? टाइम पीरियड। सॉरी, तो उसको न्यू को ग्रीक अल्फाबेट हो गया। Okay everyone, now see you on Friday। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Thank you, Thank you, sir. sir. सर good afternoon, sir. थैंक यू सर।